Hello friends, welcome to government exam classes. Today we will be discuss one important topic of physics which is related to Air Force and NDA exams. Both exams is important and this topic is also important for both exams. तो दोनों एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक जो आज स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स। ये आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़ा है तो वो इस वीडियो को शेयर करे और जो अभी स्टार्टिंग कर रहा है हमारे साथ वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो आने वाले वीडियो हैं जो डेली का जो लेक्चर मिलते हैं वो उसका जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो उससे मिल जाए। राइट फ्रेंड्स, तो माय नेम इज़ मोहित चौधरी एंड मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है आपका स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। फ्रेंड्स, यहाँ से जो क्वेश्चंस है वो कंपलसरी है, क्वेश्चंस आता है और क्वेश्चंस इस तरीके से आता है कि आपको ऑप्शंस दिए गए होंगे वेलोसिटी, वेग, त्वरण, एक्सेलरेशंस एंड डिस्टेंस, दूरी, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्केलर क्वांटिटी है, कौन सा वेक्टर क्वांटिटीज है, या कौन सा अदिश राशि है या कौन सा सदिश राशि है। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स फंडे बता देता हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जिससे आपका जो ये लेक्चर है वो इजी हो जाए, काफ़ी इजी हो जाए। देखो फ्रेंड्स, जो एदिश होता है, एदिश का मतलब होता है, अपने विलोम शब्द पढ़े हैं या अपोजिट वर्ड पढ़े हैं, जैसे सफल का असफल होता है, ठीक है। दिश का एदिश मतलब जिसमें दिशा ना हो, जिसमें दिशा ना हो, जिसमें डायरेक्शन ना हो। नाम से ही पता चल रहा है एदिश मतलब जिसमें दिशा ना हो, डायरेक्शन ना हो। सदिश का मतलब होता है विद डायरेक्शन, दिशा के साथ, दिशा के साथ मतलब जिसमें डायरेक्शन हो, राइट, जिसमें डायरेक्शन हो, दिशा के साथ, ठीक है। सदिश का मतलब दिशा के साथ, एदिश का मतलब जिसमें डायरेक्शन ना हो। ये तो आपको पता होना चाहिए कि स्केलर कौन सा होता है और वेक्टर कौन सा होता है। यहाँ से आपकी डेफिनेशन बन गई। एदिश का मतलब जिसमें डायरेक्शन नहीं है, सदिश दिशा के साथ मतलब जिसमें आपकी डायरेक्शन है। आपको फ्रेंड्स एक सेंटेंस याद रखना है। सेंटेंस ये है आपका कि DT दिल्ली ट्रैफिक, दिल्ली के ट्रैफिक में, या तो आप पूरा सेंटेंस याद रखिए। जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो मेन जो सेंटेंस के कीवर्ड्स हैं वो लिख रहा हूँ, ठीक है। दिल्ली ट्रैफिक में, दिल्ली ट्रैफिक में टेम्परेचर, TEMP, टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पर हाई वोल्टेज फ्रीक्वेंसी के AC की ज़रूरत होती है, ठीक है फ्रेंड्स। दिल्ली, एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं, दिल्ली के ट्रैफिक में इतना टेम्परेचर होता है, ठीक है, या दिल्ली के ट्रैवलिंग जब आप करते हो वहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि हाई वोल्टेज फ्रीक्वेंसी के AC की ज़रूरत होती है वहाँ पर। अब मैं बताता हूँ, D का मतलब होता है डेंसिटी। क्या होता है? डेंसिटी, जिसे कहते हैं आप घनत्व। T का मतलब होता है टाइम, जिसे आप कहते हो समय, और इस T का मतलब होता है आपका टेम्परेचर। क्या होता है? टेम्परेचर, जिसे कहते हो आप ताप, ठीक है। E का मतलब होता है आप एनर्जी, जिसे कहते हो आप ऊर्जा, और M का मतलब होता है आपका मास, जिसे कहते हो आप द्रव्यमान। ध्यान देना, यहाँ पर मैं मास की बात कर रहा हूँ, वेट की बात नहीं कर रहा हूँ। मास का मतलब होता है M, मतलब M से इंडिकेट करता हूँ। यदि मैं इसमें G लगा दूँ, ठीक है, तो यहाँ ये हो जाएगा आपका वेट, जिसे कहते हैं हिंदी में भार, राइट। H, यहाँ P का मतलब होता है प्रेशर, जिसे कहते हैं आप दाब। एक एक वर्ड्स आपको पता होना चाहिए। H यहाँ पर साइलेंट होता है, और V का मतलब होता है वोल्टेज, जिसे कहते हैं हम विभव, और F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, जिसे कहते हैं आप आवृत्ति, राइट। A का मतलब होता है एम्पियर, जिसे कहते हैं आप धारा, और C का मतलब होता है यहाँ पर चार्ज, जिसे कहते हैं आप आवेश, राइट फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने सभी जितने भी यहाँ पर लेटर थे, मतलब वर्ड्स थे, उनका मैंने आपको हर का मीनिंग बताया है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि DT दिल्ली ट्रैफिक या दिल्ली ट्रैवलिंग में या ट्रैफिक में टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि हाई वोल्टेज फ्रीक्वेंसी
के एसी की ज़रूरत होती है। जितनी भी मैंने क्वांटिटीज़ बताई इस शॉर्ट ट्रिक से, ये सारी की सारी स्केलर क्वांटिटीज़ होती है। कौन सी क्वांटिटीज़ होती है? स्केलर क्वांटिटीज़। यदि मैं वेक्टर क्वांटिटीज़, जो बची हुई क्वांटिटीज़ होते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ होगी। यहाँ पर एक कुछ शॉर्ट ट्रिक और बता देता हूँ। जैसे आपका वेलोसिटी है, आपका स्केलर है, सॉरी स्पीड है। स्पीड का एस ध्यान रखो, ये स्केलर क्वांटिटीज होता है। कौन सा? स्केलर। और वी का, वेक्टर का वी ध्यान रखो, जिसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, क्योंकि इसके वी, वेलोसिटी का वी ध्यान रखो कि मतलब वी वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है। स्पीड एस स्केलर है, मतलब आपका एडिस है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये शॉर्ट ट्रिक थी जो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बता दी। इससे आपका जो लेक्चर है वो इजी हो जाएगा अब, और आपका जो क्वेश्चंस आने वाला है ना एग्जाम में, वो यहाँ से ही कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आपने वो क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिया। अब आपसे यदि एडिस से और सैडिस से कोई क्वेश्चंस पूछा जाता है, आप इजीली उसे बता दोगे। क्वेश्चंस आपका यहाँ पर कंप्लीट होगा। अब स्टार्ट करते हैं एडिस और सैडिस के कुछ और डीपली हम पढ़ते हैं एडिस और सैडिस के बारे में। एडिस का मतलब मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती है, जिसमें दिशा नहीं होती, ठीक है, मैग्नीट्यूड होता है। और इसमें जब भी आप इसे याद करो, इसके डिफरेंशिएट से याद करो, डिफरेंशिएट से आप इसे अच्छे से याद कर सकते हो, राइट। तो जो सैडिस होती हैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दिशा के साथ दोनों होता है वेक्टर क्वांटिटीज में, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज में अब आप वैसे भी कॉमन सेंस लगा सकते हो कि बिना डायरेक्शन के कुछ नहीं होगा, यदि डायरेक्शन है तो वो वेक्टर क्वांटिटीज है, राइट। और यहाँ पर जो क्वांटिटीज मैंने बताई थी, द्रव्यमान, समय, शॉर्ट ट्रिक से वो आपके याद हो गई होगी। ऊर्जा, दाब, विशिष्ट ऊष्मा, साथ के साथ याद करो। लेक्चर यदि कर रहे हो तो साथ के साथ याद करो। ऐसा नहीं है कि बाद में उसे रिवीजन करोगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाद में याद करना पड़ेगा। जब साथ कर रहे हो तो पॉज करो वीडियो को और यहाँ पर ही उसे याद कर दो, ख़त्म करो वो काम वहाँ पर ही एक साथ, ठीक है। इस तरीके से पढ़ाई करो। ध्यान रखना। अब मैं आपको बताता हूँ कि एडिस और सैडिस की ज़रूरत क्यों पड़ी। अच्छा, हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन ज़रूरत क्यों पड़ी? आपकी मम्मी ने आपको बाज़ार से जो है एक बैग दिया आपको और वेजिटेबल लाने के लिए कहा। आप जो है उसमें 2 किलो वेजिटेबल लाते हो, 2 किलो। आपके भैया को वेजिटेबल लाने के लिए आप एक बैग दिया, वो भी 2 किलो वेजिटेबल लाता है। अब आपके परिवार में कितनी वेजिटेबल आई टोटल? वो 4 किलो आई, 4 किलोग्राम वेजिटेबल आई। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज में आप ऐसे नहीं जोड़ सकते हो। वेक्टर क्वांटिटीज यदि आसान होता कि आप मैग्नीट्यूड को जोड़ दो, परिमाण को जोड़ दो और आगे निकल जाओ, तो फिर आप एडिस को और सैडिस को डिफ्रेंशिएट क्यों करोगे कि एक स्केलर क्वांटिटीज होती है, एक वेक्टर क्वांटिटीज होती है। ये ऐसा नहीं। वेक्टर क्वांटिटीज में यदि एडिशन भी करोगे तो वहाँ पर त्रिभुज के नियम का पालन होता है या समांतर चतुर्भुज के योग के नियम का पालन होता है। ये जो रूल्स है मैं आगे आपको बताऊंगा, डोंट वरी। आपको बस पता होना चाहिए कि यदि ऑप्शंस में आता है कि वेक्टर क्वांटिटीज फॉलो द रूल्स, ट्रायंगल्स रूल्स, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स रूल्स, तो ये दोनों का क्या करता है, फॉलो करते हैं जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है। ये आपको पता होना चाहिए एज ए ऑप्शनली यदि आपके एग्जाम में आता है। और ये क्वांटिटीज तो आपको पता ही होगी। विस्थापन, जब भी फिजिक्स में जब भी आप कुछ टॉपिक पढ़ रहे हो, आपको सबसे पहले यदि सपोज करो कोई भी फोर्स ही उठाया आपने, बल, तो आपको उसकी यूनिट भी पता होनी चाहिए, उसकी विमाएँ भी पता होनी चाहिए, ठीक है, और उसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। ये 3 चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले आप माइंड में सेट कर लो कि जोन सा भी टॉपिक आप पढ़ोगे उसकी यूनिट भी पढ़ोगे, विमा भी पढ़ोगे और उसका फॉर्मूला भी पढ़ोगे, राइट फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक का एडिस और सैडिस आपका कंप्लीट हो चुका है। यदि कोई क्वेश्चंस आता है, मैं नहीं मानता कि वो क्वेश्चंस आपसे बच पाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चंस पूछा जाता है फ्रेंड्स कि
सदिश ए, डोंट वरी इंग्लिश में भी बताऊंगा, i प्लस 2j प्लस 3k की दिशा में एकांक सदिश। एकांक सदिश होता है यूनिट वेक्टर। क्या होता है? यूनिट वेक्टर। और आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ए ऑप्शंस है आपके पास i प्लस 2j प्लस 3k अपॉन √14। बी ऑप्शंस आपको दिया गया है i प्लस 2j प्लस 3k अपॉन 6। सी ऑप्शंस आपको दिया गया है i प्लस 2j प्लस 3k अपॉन 14। और डी ऑप्शंस आपको दिया गया है i प्लस 2j प्लस 3k अपॉन √6। ये आपको ऑप्शन दिया गया है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, एनडीए के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है कि यूनिट वेक्टर्स, विच इज द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस ऑप्शंस। आपको इन ऑप्शन से यूनिट वेक्टर्स बताना है कि कौन सा होगा। सो फ्रेंड्स, इसके आंसर को जानने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि यूनिट वेक्टर होता क्या है। ये होगा आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जिसे कहते हैं आप एकांक सदिश। वह आपको पहले डेफिनेशन, फ्रेंड्स जो भी अभी स्टूडेंट इंटर करके आया है, ध्यान रखना, यहाँ पर रटना कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि डेफिनेशन रटने लगो, डेफिनेशन से एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जब तक डेफिनेशन आप नहीं समझोगे एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं। जिसका परिमाण एक हो तथा जो किसी विशेष दिशा के अनुदिश हो। मतलब यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका परिमाण एक हो, राइट। विशेष दिशा के अनुदिश हो, मतलब यदि मैं आपसे पूछूं ऐसा कौन सा वेक्टर है जिससे आप दिशा व्यक्त कर सकते हो, तो वो है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर से ही एक ऐसा वेक्टर है जिससे मात्र आप डायरेक्शन, ओनली डायरेक्शन या मात्र दिशा आप व्यक्त कर सकते हो, शो कर सकते हो, दिखा सकते हो। ठीक है, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जिससे आप डायरेक्शन बता सकते हो किसी वेक्टर की, या डायरेक्शन शो कर सकते हो किसी वेक्टर की, राइट। तो अब इसका एक, हमेशा इसे कैप से डिनोटेड करते हैं। सपोज करो एक ए यूनिट वेक्टर है तो इस पर हमेशा कैप लगी हुई होगी। ठीक है, इसे हम यूनिट वेक्टर से शो करते हैं। जैसे यहाँ पर आई है, कैप लगी हुई है, राइट। और इसका जो फॉर्मूला होता है, ए यूनिट वेक्टर इजकल टू होगा ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, राइट। तो अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। किसका? इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए ए यूनिट वेक्टर इजकल टू वेक्टर लिखोगे ए आई प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 का स्क्वायर, इसका जो कोफिशेंट है आई का, जे का कोफिशेंट जो है 2, के का कोफिशेंट है 3, प्लस 2 का मतलब जे का कोफिशेंट प्लस के का कोफिशेंट का स्क्वायर का अंडर रूट। ये मैग्नीट्यूड होता है, ध्यान रखना, आई प्लस 2j प्लस 3k अपॉन अंडर रूट 14। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब बताओ फ्रेंड्स, यदि किसी ने एग्जाम में यूनिट वेक्टर आपसे पूछा तो आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? आराम से कर दोगे, मुझे भरोसा है। ठीक है, तो यहां तक था आपका यूनिट वेक्टर का सारा जो कॉन्सेप्ट था वो। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे हम वेक्टर के बारे में ही जानेंगे। ठीक है, तो अब अगला है आपका इक्वल वेक्टर।
आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इक्वल वेक्टर क्या होता है, जिसे कहते हैं तुल्य सदिश, हिंदी में तुल्य सदिश, ठीक है। जिसकी सपोज करो ये एक वेक्टर है आपका ए, ये बी वेक्टर है आपका, ठीक है, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। मैं आपको बता दूं, जो ये हम ऊपर ऐसे करते हैं ना कि एरो से डिनोटेड करते हैं, ये तो आपका डायरेक्शन बताता है, और ये जो आपका पिछला हिस्सा होता है इसका, ये बताता है परिमाण, जिसे कहते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये दोनों बराबर है, ये परिमाण इसका बराबर है यहाँ पर ए का भी और बी का भी। तो इक्वल वेक्टर का मतलब होता है जिसका परिमाण प्लस दिशाएं दोनों क्या हो, समान हो, तो वो आपका क्या होता है, इक्वल वेक्टर होता है, राइट। अब होता है एक अपोजिट वेक्टर, नाम से ही पता, ये नाम से ही आपको पता होगा कि अपोजिट वेक्टर कौन सा होता है, या आपका नेगेटिव वेक्टर कौन सा होता है। नेगेटिव वेक्टर, अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर, इसका मतलब है कि कोई वेक्टर जिसकी का परिमाण एक हो, परिणाम एक हो, लेकिन क्या हो, डायरेक्शन डिफरेंस हो, ठीक है। सपोज करो ये इधर है आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन इधर हो, लेकिन क्या है, परिणाम आपका बराबर है लेकिन डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, तो ये होता है अपोजिट या नेगेटिव वेक्टर। अब एक होता है शून्य वेक्टर, जिसे कहते हैं जीरो वेक्टर, या कहते हैं आपका नल वेक्टर। शून्य वेक्टर या नल वेक्टर। अच्छा, शून्य वेक्टर को जीरो से लिखा जाता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी शून्य वेक्टर की, बता सकता है? मैं बताता हूँ। आपका एक वेक्टर है सेम, ठीक है, एक दूसरा वेक्टर है बी, दोनों का डिफरेंस बताना है, जबकि ए वेक्टर बराबर है बी वेक्टर के। तो यहाँ पर कैसे शो करोगे, तो यहाँ पर जीरो वेक्टर की ज़रूरत है। जब तक आपकी यदि ए बराबर बी है और ए माइनस बी पूछा है, तो वहाँ पर जीरो वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा है आपका, जैसे आप ए प्लस बी प्लस सी है और एक क्लोज है, क्लोज आकृति है, ठीक है, क्लोज फिगर है, ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। तो इसे शो करने के लिए अभी आपको एक बंद आकृति को शो करने के लिए अभी आपको क्या है, जीरो वेक्टर नल वेक्टर पता होना चाहिए। आप 3D पढ़े हो, ठीक है, 3D में ये जो पॉइंट होता है, या 2D पढ़े हो, 2D में ये आपका पॉइंट होता है जिसे मूल बिंदु कहते हैं। इसे शो करने के लिए अभी आपको क्या पता होना चाहिए, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर पता होना चाहिए। या विराम अवस्था है, कोई पॉइंट विराम अवस्था में है, तो इसे शो करने के लिए भी क्या होना चाहिए, आपको जीरो वेक्टर पता होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए जीरो वेक्टर की ज़रूरत पड़ी, इसलिए इस जीरो वेक्टर का इम्पोर्टेंस है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं कुछ दो वेक्टरों को जोड़ना, दो वेक्टरों को घटाना, इस तरीके का कुछ। जैसे दो वेक्टर को एडिशन पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, एडिशन पढ़ना है। टू वेक्टर एडिशन, राइट, टू वेक्टर एडिशन। टू वेक्टर एडिशंस के लिए आप दो तरीके का यूज करते हैं, ये आपको बस पता होना चाहिए, एग्जाम में कुछ इसके डीपली नहीं पूछा जाएगा। ज्योमेट्रिकल्स मेथड होता है एक, तो क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मेथड, और एक होता है आपका एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड। ज्योमेट्रिकल मेथड होता है ज्यामितीय, और एनालिटिकल मेथड होता है आपका गणितीय, ठीक है। ज़्यादा डीपली नहीं, आपको बस एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप जैसे ज्योमेट्रिकल तरीके से जोड़ते हो वेक्टर को, तो वहाँ पर तीन रूल्स फॉलो करते हो। एक रूल्स होता है
वेक्टर का त्रिभुज विधि। कौन सा? त्रिभुज विधि, मेथड ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर, राइट। दूसरा जो है आपको समांतर चतुर्भुज विधि जो मैंने बताई थी, समांतर चतुर्भुज विधि, जिसे कहते हैं मेथड ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर, राइट। और एक होता है आपका बहुभुज विधि, ठीक है। ये तीन विधि है, बस आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज विधि से भी आप वेक्टर जोड़ते हो, समांतर चतुर्भुज विधि से भी और बहुभुज विधि से भी। इसके डीप में जाने की जरूरत नहीं है। सपोज करो आप, मैं त्रिभुज विधि बता देता हूं। जैसे सपोज करो एक वेक्टर है ए, ठीक है, जहां पर एंड होगा वहां से आप बी वेक्टर को उठाओगे और इनका एडिशन निकाल दोगे आर। इस तरीके से हम ट्रायंगल विधि से रेजिस्टेंस इसका वो निकालते हैं। ध्यान रखना, सपोज करो ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका यहाँ पर बी वेक्टर है, सॉरी ये थोड़ा, सपोज करो ये बी वेक्टर है, ठीक है, और यहाँ पर आपका ए वेक्टर होगा, तो ये आपका आर डेक्स बी डेक्स प्लस ए वेक्टर, ठीक है। तो ध्यान, मैं बताना चाह रहा हूँ कि r इजिकल टू आर डेक्स होगा, मतलब a प्लस बी इजिकल टू बी प्लस ए होगा, ठीक है। ये त्रिभुज का रूल्स है आपका, राइट। और एक बहुभुज विधि आपको बस एक्सप्लेन करके मैं बता देता हूँ, इसके डीपली आपको पढ़ना नहीं, क्योंकि यहाँ से कोई क्वेश्चंस नहीं आता, कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा। जैसे आपका एक वेक्टर a है, ठीक है, ये वेक्टर आपका b है, तो इसे आप आगे बढ़ाओगे तो इसका जो डायगोनल्स है पैरेललोग्राम का, ये r, इनका एडिशंस होगा, ठीक है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। इसलिए इस तरीके से हम एक ज्योमेट्रिकल वे है, ज्योमेट्रिकल वे से हम जब सॉल्व करते हैं, निकालते हैं वेक्टर का एडिशंस, यहाँ पर ये त्रिभुज विधि द्वारा, समांतर चतुर्भुज विधि द्वारा या बहुभुज विधि द्वारा हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बस सिंपल है, जो बस आपको विधि इसकी पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक एनालिटिकल मेथड आपसे मैं एक्सप्लेन करूँगा आपके सामने, एनालिटिकल मेथड, जिसे कहते हैं आप गणितीय विधि, ठीक है। सपोज करो आपके पास एक वेक्टर है a, एक वेक्टर होगा आपका b, इसे आप आगे बढ़ा दोगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस आप इसका निकाल दोगे। ये थीटा होगा जब ये थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों कोण सेम होंगे, और ये आपका अल्फा होगा। तो यहाँ पर जो इसका रिजल्टेंट होगा वो इजिकल टू होगा, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है बस, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और जो tan अल्फा होता है, जो ये अल्फा एंगल होता है, ये होता है आपका b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, राइट फ्रेंड्स। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाएगा एनालिटिकल मेथड में, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। हम आगे एनालिटिकल मेथड को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, और फिर डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ये नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। कौन सा डॉट प्रोडक्ट? आपका स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। ये दोनों टॉपिक आप नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। तो फ्रेंड्स, यदि आपको इसका कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।